प्रिया और रजत अपने छोटे से परिवार के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहते थे। रजत का एक 10 साल का बेटा था। वैसे तो रजत के माँ बाप गांव में रहते थे, लेकिन नौकरी की वजह से रजत अपने परिवार के साथ मुंबई में ही बस गया था। रजत का एक छोटा सा फ्लैट था, जिसमें एक छोटा सा ड्राइंग रूम था, जिसके एक कोने में सोफा, टीवी और एक छोटी सी डाइनिंग टेबल थी। प्रिया किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। रजत, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रखा है, अब तो ठंडा हो गया होगा। रजत जल्दी में तैयार होता हुआ कमरे से निकलता है। अरे यार प्रिया, फिर लेट हो गया। वो क्लाइंट का मेल आ गया सुबह सुबह, वो देखता हूँ बस, फिर नाश्ता हो जाएगा। प्रिया खाने की प्लेट लगाते हुए रजत से कहती है, रोज यही होता है, हर वक्त काम काम काम, तुम ठीक से नाश्ता भी नहीं करते। रजत डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। अरे भाई, नौकरी करता हूँ नौकरी, बॉस को जवाब देना होता है, वो मुझे मुफ्त के पैसे नहीं देता। तुम्हारे जैसे घर में टीवी देखने से मेरा दिन नहीं निकलता, काम करता हूँ दिन भर। लाओ सॉस पास करो। प्रिया रजत की बात सुनकर दुखी हो जाती है। रजत की यह बात उसे बहुत परेशान करती है। मैं भी पूरा दिन घर में फ्री नहीं होती हूँ, खाना बनाती हूँ, आरव को संभालती हूँ, इस घर को संभालती हूँ, तुम्हें तो बस तुम्हारा काम ही काम लगता है। अच्छा ठीक है। तभी रूम से आरव मोबाइल पे गेम खेलते हुए बाहर आता है। प्रिया आरव को सुबह सुबह गेम खेलता देख गुस्सा करती है। आरव बेटा, सुबह सुबह गेम, स्कूल के लिए कुछ पढ़ाई नहीं करोगे? आरव बिना नजर उठाए मोबाइल में देखता हुआ, बस मॉम, एक आखिरी राउंड बाकी है, टीम फाइनल जोन में है। प्रिया मन ही मन, इस घर में किसी के पास कोई वक्त ही नहीं है, सबको अपने ही काम की पड़ी है। पति को ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है और बेटा हर वक्त फोन में घुसा रहता है, कोई किसी से 2 घड़ी हंसकर बात ही नहीं कर सकता। प्रिया मन ही मन इसी उलझन में लगी थी। तभी घर की डोरबेल बजती है। सबका ध्यान डोरबेल की तरफ जाता है। ओफो, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? प्रिया! पता नहीं कौन है, कोई पड़ोस वाली बुलबुल आंटी ही होगी, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। अरे जरा देखो तो कौन है। हाँ, मुझे ही देखना है, और कौन देखेगा? प्रिया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा बैग था। बाबूजी आप? नमस्ते बेटा। प्रिया रजत को आवाज देती है। रजत! क्या हुआ, कौन है? अरे कुछ जवाब दोगी, कौन है? रजत उठकर दरवाजे पर आता है। बाबूजी आप यहाँ अचानक? रजत को अपने पिता को अचानक वहाँ देखकर हैरानी हो रही थी। अपनी हैरानी को चेहरे पर जाहिर न करते हुए वह आलोकनाथ को घर के अंदर लाता है। अरे बाबूजी, आप घर के बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। प्रिया, बाबूजी का सामान पकड़ो और बाबूजी के लिए फटाफट पानी लेकर आओ। जाओ, इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे। आइए ना, आइए, और चाय बनाओ फटाफट, अदरक वाली बनाना। पिता को घर के अंदर बिठाते हुए रजत आरव को आवाज लगाता है। बेटा आ रहा हो, सुनो, दादाजी से मिलो, दादाजी आए हैं। आरव आज से पहले अपने दादाजी को 1 या 2 बार ही मिला था, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। डैड, मुझे तो नहीं याद, ये कौन है? दादाजी है बेटा, हम एक बार छुट्टियों में गए थे ना गांव, ये वहीं रहते हैं। आरव हाँ में सर हिलाता है। दादा भी आरव को अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे पास यही रहूंगा, धीरे धीरे हमारी पहचान भी हो जाएगी। आलोकनाथ की यह बात सुनकर प्रिया और रजत एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रजत घबराहट में आलोकनाथ से कहता है, पापा, आप पहले मतलब बोल तो देते, मैं आपको लेने आ जाता। अरे बेटा, सुबह सुबह तुम्हारे दफ्तर जाने का वक्त होता है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अब पता तो मुझे तुम्हारा मालूम ही था, स्टेशन से रिक्शा पकड़ा, उसको पता बताया, घर पहुंच गया, लो हो गया। तभी रजत का फोन बजता है। एक सेकंड पापा, अब आप आराम कीजिए, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को आकर मिलता हूँ, आपसे बातें करता हूँ फिर। हाँ बेटा, ठीक है, जाओ, काम भी जरूरी है, मेरा क्या है, मैं तो यही हूँ अब। ठीक है, जाओ बेटा, देरी नहीं होनी चाहिए, आराम से जाना।
फोन पर बात करते करते रजत घर से निकल जाता है। प्रिया आलोकनाथ से चाय के लिए पूछती है। बाबूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। चाय नाश्ता करके आलोकनाथ भी आराम करने के लिए कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद दोपहर में प्रिया रजत को फोन करती है। क्या तुम्हें पता था कि बाबूजी यहाँ पर आने वाले थे? अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं पता था। और ये बताओ, चले भी आए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 1-2 दिन रुकेंगे, फिर गांव वापस चले जाएंगे। वो कौन सा हमेशा के लिए यहाँ पे रहने आ गए? इतना कहाँ सोच रही हो तुम? लेकिन बातों से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हमेशा के लिए आए हो। देखो रजत, हम पहले ही एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। अब मैं अपने ऊपर एक और नई जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अरे यार, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा हैं वो मेरे, तुम्हारे पापा जी यानी कि ससुर जी। उनके हमारे पास रहने में कैसी परेशानी है? गजब बात करती हो। रखो फोन। रजत इतनी बात कहकर फोन काट देता है। असल में आलोकनाथ गांव में सरकारी स्कूल में टीचर थे। पहले रजत के माँ बाप दोनों साथ में गांव में रहते थे, लेकिन 2 साल पहले रजत की माँ का देहांत हो गया और आलोकनाथ अकेला रह गया था। लेकिन नौकरी की वजह से गांव में ही रह रहा था। 6 महीने पहले उसकी स्कूल से रिटायरमेंट हो गई थी। अब गांव का खाली घर उसे खाने को आता था। इसी वजह से आलोकनाथ गांव छोड़ अपने बेटे के पास मुंबई आ गया था। आलोकनाथ को अब आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। आलोकनाथ रजत के परिवार में घुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आलोकनाथ के अलग रहने की वजह से यह इतना आसान नहीं था। घर के माहौल में एक अजीब सी संकोच भरी शांति थी। न तो प्रिया खुल के बात करती और न ही रजत कभी समय निकालकर उनके पास बैठता था। आरव अपने स्कूल के काम और मोबाइल गेम्स में ही बिजी रहता था। पूरा परिवार एक दूसरे से कटा कटा रहता। एक दिन आरव की स्कूल की ऑनलाइन क्लास थी। आरव, कल तुम्हारे स्कूल से मैसेज आया था कि पेपर की खास तैयारी के लिए एक ऑनलाइन क्लास रखी जाएगी। नहा धोकर पढ़ाई करने बैठ जाओ, कुछ दिन में पेपर है और पढ़ाई में लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मा, मैंने पहले ही पढ़ लिया ना, मुझे अब ऑनलाइन क्लास की जरूरत नहीं है। सब जानती हूँ मैं कितना पढ़ लिया है तुमने। पूरा दिन तो फोन में गेम चलाता है। अब मैं तुम्हें गेम खेलता हुआ ना देखूं। क्लास के लिए फोन दे रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें गेम खेलते हुए देखा तो फोन नहीं मिलेगा तुम्हें। प्रिया किचन में लंच के लिए सब्जी काटने चली जाती है। कुछ देर बाद आलोकनाथ आरव के पास आता है। आरव मोबाइल लेकर कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। आलोकनाथ धीरे से पास आए। बेटा, बेटा आरव, क्या देख रहे हो? आरव बिना नजर उठाए बोला, फ्री फायर का मैच चल रहा है दादाजी, टीम फाइनल जोन में है। हाँ। आलोकनाथ हंसता है। बेटा, ये फ्री फायर क्या है? कोई गेम वेम है क्या? अरे मुझे भी तो ना, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे, क्या कहते हो? आरव ने थोड़ा हैरानी से देखा। वाह, आप खेलोगे दादाजी? आलोकनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं सीखता हूँ तो हम दोनों मिलकर खेलेंगे, थोड़ा वक्त साथ में बिताएंगे, हैं? आरव ने मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। ओके, तो दादाजी ये रहा शूट का बटन और ये मूव करने के लिए। ओके, चलिए शुरू हो जाइए। दोनों गेम खेलने लगते हैं। आलोकनाथ को अपने पोते के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लग रहा था। आलोकनाथ मन ही मन सोचता है, हाँ, चलो किसी गेम के सहारे ही सही मैंने अपने पोते के साथ हंसकर कुछ वक्त तो बिताया। ऐसे जीवन में हमें अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। किसी अपने के साथ वक्त बिताने के लिए भी कोई न कोई बहाना ढूंढना पड़ता है आजकल। तभी किचन से निकलकर प्रिया आरव के कमरे की तरफ आती है। आरव और दादाजी को हंसते हुए गेम खेलते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। आरव, तुम्हारी क्लास नहीं थी अभी? ये क्या हो रहा है? आरव घबराया हुआ। मम्मा, वो क्लास खत्म हो गई थी ना। प्रिया ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। झूठ मत बोलो। और पापा जी, आप इसे इस तरह बढ़ावा दे रहे हैं? बच्चे की पढ़ाई छुड़वाकर गेम खेल रहे हैं? आलोकनाथ ने थोड़ा शांत स्वर में कहा। अब बेटा, मैं तो बस सोचा कि थोड़ा पोते के साथ में वक्त बिताऊं।
वो तो छुट्टी थी उसकी तो। प्रिया बिना कुछ कहे वहाँ से गुस्से में चली जाती है। घर में फिर से हमेशा जैसी शांति छा जाती है। एक दिन रजत के सारे दोस्त घर पर लंच पर आने वाले थे। प्रिया सुबह से किचन में खड़ी लंच की तैयारियां कर रही थी। संडे का दिन था। आरव भी घर पर ही था। प्रिया किचन में खड़ी खड़ी बहुत थक गई थी, लेकिन आरव उसे किचन में खड़ा परेशान कर रहा था। मम्मा, आज तो संडे है ना, आज तो मुझे मोबाइल पर गेम खेलने दो। आपने कब से मुझे मोबाइल पर गेम खेलने ही नहीं दिया है। मैंने कह दिया ना कि मोबाइल तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ टीवी देख लो, मुझे परेशान मत करो। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ और अभी खाने की आधी तैयारी भी नहीं हुई है। थोड़ी देर में तुम्हारे पापा के सारे दोस्त आ जाएंगे और खाना बनाना अभी भी बाकी है। अब लेकिन मम्मा, टीवी पर तो दादाजी देख रहे हैं, मैं क्या देखूं? मैं बोर हो रहा हूँ। आरव प्रिया को तंग करने लगता है। प्रिया गुस्से में किचन से ड्राइंग रूम में जाती है और जाकर ड्राइंग रूम में लगे टीवी का रिमोट उठाकर न्यूज चैनल बंद कर कार्टून वाला चैनल लगा देती है। आलोकनाथ प्रिया का यह व्यवहार देखकर बहुत परेशान हो जाता है। पहले तो वह मन ही मन सोचने लगता है, बहू शायद थक गई है, बहुत परेशान है, इसकी वजह से ऐसा व्यवहार कर रही है। बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहती है, पूरे घर को संभालती है, और अब तो मेरी भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है, तो जिम्मेदारियां उसकी बढ़ गई हैं। चलो। इतना सोचते ही आलोकनाथ ड्राइंग रूम से उठता है और प्रिया के पास किचन में जाकर रुक जाता है। प्रिया खाना बना रही थी। आलोकनाथ को किचन में खड़ा देखकर वह न कोई सवाल करती है, न ही कुछ कहती है। आलोकनाथ प्रिया से पूछता है, बेटा, तुम्हें कोई मदद चाहिए? खाना बनाने में कोई मदद करूं तुम्हारी? मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं बेटा। अक्सर छुट्टियों में तुम्हारी माँ मेरे से ही खाना बनवाती थी। हाँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं देख लूंगी अपने आप, कोई बात नहीं। बिना प्रिया की बात सुने आलोक प्रिया से सब्जियों की टोकरी ले लेता है। अरे लाओ लाओ लाओ, अरे तुम छोड़ो बेटा, छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें फटाफट सब्जियां काट के देता हूँ और फिर साथ मिलकर खाना बनाएंगे। आज तुम मेरे हाथ का भी स्वाद चख लेना। तुम्हारी माँ कहती थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और अपनी बेटी के लिए तो खास तौर पे स्पेशल वाला खाना बनाऊंगा। रुको रुको, मैं बनाता हूँ आज। प्रिया को आलोकनाथ का यह बात सुन अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह आलोकनाथ की तरफ बहुत ही गहराई से देखने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये भी तो मेरे पिता ही हैं। मैं इन्हें अपना पिता क्यों नहीं मान पा रही हूँ। आलोकनाथ और प्रिया मिलकर खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना पक जाता है और कुछ ही देर बाद रजत दोस्तों के साथ घर पहुँच जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर मिलकर बैठ जाते हैं और साथ में खाना खाने लगते हैं। खाते वक्त प्रिया रजत के दोस्तों से पूछती है, अरे वो अंकित जी भी तो आने वाले थे, वो नहीं आए, क्या बात हो गई? तभी रजत का एक दूसरा दोस्त जवाब देता है, अरे भाभी, वो अंकित नहीं आया। वो कह रहा था कि आज संडे है तो वो अपने माँ बाप के साथ ही समय बिताएगा। कहता है फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, तो बस। हाँ भाई, फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। एक फैमिली ही तो हमारी होती है और दुनिया में अपना होता ही कौन है। वैसे आज मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, खाना बनाने में बाबूजी ने मेरी मदद की है। रजत का दूसरा दोस्त बोलता है, अरे वाह अंकल, मजा आ गया। क्या मस्त खाना बनाया, मतलब एक नंबर एक नंबर। रजत भाई, तू भी सीख ले कुछ अंकल से। मुझे तो लगता है कि तुझे चाय बनाना भी नहीं आता होगा, क्यों? हाँ यार, पापा रिटायर हो गए हैं, फ्री हैं, तो खाना बना लेते हैं। अब मेरे पास टाइम कहाँ है ये सब करने का। पूरा दिन तो बस ऑफिस में निकल जाता है। हाँ यार, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है कि हमें अपनों के साथ बैठने के लिए भी कोई मौका ढूंढना पड़ता है। जैसे देखो, आज हमने ये मौका ढूंढा है। सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद शाम को प्रिया के सिर में दर्द होने लगता है। प्रिया रजत से कहती है, रजत,
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा है। शायद बीपी लो हो रहा है। आज थोड़ा तुमने कुछ ज्यादा काम कर लिया ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। एक काम करो, दवाई ले लेना और थोड़ा आराम कर लेना। मैं जरा कुछ काम देखकर अभी आता हूँ, ठीक है ना? टेक रेस्ट। इतना कहकर रजत घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रजत का फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ आरव जोर जोर से रो रहा था। पापा 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 मम्मा, पापा मम्मा, वो पापा। आरव की रोते हुए आवाज सुनकर रजत घबरा जाता है। आरव बेटा, क्या क्या बात है? क्या हो गया? मम्मा को क्या हो गया? और दादाजी कहाँ हैं? क्या बात है बेटा, क्या हो गया? पापा, मम्मा बेहोश होकर गिर गई और दादाजी अब एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन कर रहे हैं। अच्छा, दादाजी को फोन दो, मैं अभी आ रहा हूँ। आरव फोन दादाजी को देता है। बेटा, मैं बहू को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई, तुम सीधा वहीं हॉस्पिटल पहुँचना, ठीक है? अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर प्रिया का इलाज करता है। रजत और आलोकनाथ वहीं कमरे के बाहर खड़े प्रिया को देख रहे थे। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। इन्होंने अपने आप को थोड़ा ज्यादा थका लिया था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। आप इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा, इनके साथ समय बिताने की कोशिश कीजिएगा। इन्हें बस आराम की जरूरत है, दैट्स इट। इन्हें खुश रखिए, जल्दी ये ठीक हो जाएंगे और जितना खुश रहेंगे उतना अच्छा रहेगा इनके लिए, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद रजत को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। अपने सिर पर हाथ रखकर वह वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। आलोकनाथ रजत को संभालते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। बेटा, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कहता है। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मैंने कभी सारे परिवार को एक साथ बैठकर बात करते तक नहीं देखा। बहू सारा दिन घर का काम करती है, तुम दफ्तर से थके हारे घर आते हो, और आरव, वो तो मोबाइल गेम खेलकर सो जाता है। अरे कोई किसी से खुलकर बात ही नहीं करता है। बेटा, परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का सुख दुख सुनना, एक दूसरे का सहारा बनना और एक दूसरे को समझना। हाँ, मैं शायद हो सकता है कि तुम्हें पुराने ख्यालों का लग रहा होगा, लेकिन बेटा, जिंदगी का अनुभव तो मेरा यही है, और जिंदगी की असली कीमत भी परिवार ही होता है। ये बातें रजत के दिल को छू जाती हैं। उसे आलोकनाथ की बात समझ आने लगी थी। रजत आलोकनाथ से माफी मांगता है। हाँ, मैं समझ गया बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने प्रिया को कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं उसे हमेशा ताना मारता रहता था कि मैं नौकरी करता हूँ, तुम घर पे रहती हो। मैंने कभी समझा ही नहीं कि घर पे भी तो इतना स्ट्रेस, इतना काम, सब कुछ होता ही होता है ना। आलोकनाथ मुस्कुराकर कहता है, और नहीं तो क्या बेटा। अच्छा ठीक है, बस बस बस। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। असल में हमारी जिंदगी ही ऐसी हो गई है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो गए कि हमें अपनों का एहसास ही नहीं रहा। हमें ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि परिवार कितना जरूरी है। थोड़ी देर बाद प्रिया को होश आ जाता है। आलोकनाथ और रजत प्रिया को घर लेकर आते हैं। रजत अब प्रिया से भी माफी मांगता है और अपने आप से एक वादा करता है। प्रिया, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस। अब सारा परिवार हंसने खेलने लगा था। आलोकनाथ अक्सर समय निकालकर प्रिया जी के किचन में मदद करते और प्रिया भी आलोकनाथ को अपना असली पिता मानकर उन्हें पूरा सम्मान देने लगी थी। रजत भी अब अपने ऑफिस से समय निकालकर परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करता था। आरव तो दादाजी का चहेता बन गया था। दोनों मिलकर कभी लूडो, कभी कैरम और कभी कहानियों में खो जाते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की असली खुशियाँ रिश्तों में, साथ बैठने में, हंसी मजाक बांटने में और एक दूसरे को समझने में छिपी होती है। परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ बिना किसी शर्त के प्यार, सहारा और अपनापन मिलता है, और वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी होती है।
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।